नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल अनअकैडमी CA फाउंडेशन पे। दोस्तों, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये है एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द CA एस्पायरेंट्स। वो मेरे सारे दोस्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बना है ये प्लेटफॉर्म। और ये जो हैशटैग आप यहां देख रहे हैं, ये वो एक लिंक है जो आपको मुझसे और मुझे आपसे जोड़ती है, CA लाइफ डेली। सो आइए करते हैं शुरुआत आज के हमारे इस सेशन की, आज के हमारे इस लेक्चर की। हम देख रहे हैं दोस्तों बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी और आज का है लेक्चर नंबर 2, 10 जून 2020 को। मैं सबसे पहले तहे दिल से, from the core of my heart, I would like to thank you, all of you, for making my videos so successful। आपने इन वीडियोस को इतना अप्रिशिएट किया, इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये वीडियो को देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ आप जिस तरीके से लाइव चैट होते आप करते जाते हैं और हमारी टीम उस पर जवाब देती जाती है, फिर जैसे कॉमेंट्स आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, उन सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं। मैं थैंक्स उन लोगों का भी कहना चाहता हूं जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो हमारे वीडियो को डिसलाइक करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा हमेशा एक चीज मानना है, अगर कोई आपके वीडियो को लाइक कर रहा है मतलब वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, बट अगर वो आपके वीडियो को डिसलाइक कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। मैं हमेशा कहता हूं योर लाइक विल इंप्रूव अस, your like will appreciate us, but your dislike will improve us। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होल हार्टेडली मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ और कुछ कमेंट्स बहुत वंडरफुल है। कल आप लोगों ने मुझे सेल्फी खींच के भेजी, बट स्टिल बहुत कम ही लोगों ने भेजी है। मैं आज फिर से आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के एंड पे हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पे आपको लेनी है मेरे साथ एक सेल्फी, उसे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे और करना है मुझे टैग, और फिर मैं आप लोगों से और बेहतर तरीके से जुड़ सकता हूँ। कुछ कमेंट्स पहले के वीडियो पे आए, बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं और मैं सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूं। कुछ बच्चे चाहते हैं मुझसे पर्सनली मिलना, पर्सनली जुड़ना, लाइव बात करना, तो उन लोगों के लिए भी मैं जल्दी लेके आऊंगा सरप्राइज। अपने सवाल तैयार रखिएगा, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कैसे भी क्यों ना हो, उन सवालों का जवाब देने की मैं करूंगा पूरी कोशिश, क्योंकि जल्दी मैं आऊंगा लाइव आपके सामने। लाइव तो आ ही रहा हूं, बट पढ़ाने नहीं, सिर्फ आपसे बातें करने, आपसे गपशप करने, आपसे चिट चैट करने। कब, कितने बजे, कहां, इंतजार कीजिए। रोज आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा, इनमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था अकाउंटिंग, ये वर्ड का मतलब समझा था कि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं होता है, बहुत वास्ट होता है उससे ज्यादा। अकाउंटिंग मीन्स एनी टाइप ऑफ काउंटिंग। वी अंडरस्टूड हाउ द इंडियन रुपीज एंड US डॉलर एक्सचेंज रेट्स हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। और यस, एक कहते हैं ना टंग ट्विस्टर हो गया था कल के लेक्चर में, वो मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली 50 का नहीं 500 रुपए का बंडल लेके गया था, तो 500 रुपए का बंडल मतलब 500 into 100 होता है 50,000, और बाय मिस्टेक आई सेड इट 50 रुपीज का बंडल मैं लेके गया था। सो इट्स नॉट 50 रुपीज, क्योंकि 50 रुपए का तो बंडल सिर्फ 5,000 ही होता है। तो नो, नेवर माइंड। और मेरे किसी चाहने वाले ने ही मुझे बताया कि सर शायद ये टंग ट्विस्टर हो गया है। थैंक यू वेरी मच। ये दिखाता है, ये समझाता है कि आप मेरे वीडियोस को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आप कितनी केयर करते हैं मेरी, कितनी चिंता करते हैं मेरी और कितना प्यार देते हैं। मैं फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं फिर से सभी को यह कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी लाइफ में 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाया तो मेरा काम हो गया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई एम आई हियर। चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। हमने देखी थी ब्रांचेस और सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 5 ब्रांचेस और सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके बारे में कल के लेक्चर में हमने देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी ब्रांच होती है दोस्तों अकाउंटिंग की, जहां हम प्राइमरीली 3 चीजों से डील करते हैं। व्हाट
व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स हमने देखा था। सबसे पहले था कॉस्ट असरटेनमेंट, किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना। कॉस्ट पता करना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी आप शायद सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैं बेचूं या ना बेचूं, क्योंकि अगर आप कॉस्ट प्राइस से कम में बेचते हो तो फिर आपको लॉस होगा, और अगर आपका बिजनेस में लॉस होता रहा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था कॉस्ट अकाउंटिंग का वो था कॉस्ट रिडक्शन। एक बार कॉस्ट पता चल गई तो कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना, और एक बार कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना है कॉस्ट अकाउंटिंग में। सेकंड ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत ही वंडरफुल ब्रांच है, इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसा मैंने कहा मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा। परसों मैंने आपसे कहा था 8 जून को कि आपको कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदना है, और मेरे साथ ये लेक्चर्स रोज पढ़ने के लिए आपको पूरा इक्विप्ड होके बैठना है, क्योंकि हम निकले हैं एक युद्ध पे, और ये युद्ध बिना हथियारों के पूरा नहीं किया जा सकता। और हमारे हथियार है क्या? रजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, नोटबुक, हाइलाइटर्स, पेंसिल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम श्योर आपके पास सब कुछ होगा। मेरे साथ आगे बढ़ते रहिएगा। हम देख रहे हैं दोस्तों दूसरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैसे किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको हमें यहां पे देखना है, पढ़ना है, समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड मैनेजमेंट? क्या मतलब होता है इसका? Management means a group of people who manages the business. कुछ लोगों का ग्रुप जो बिजनेस को चलाता है। तो दोस्तों बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटिटीज, करेक्ट। सो अगर एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक इंसान, एक आदमी खुद अकेला पैसा लगाता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है, वही बिजनेस चलाता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो अकेला शेयर करता है, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उससे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप, जहां एक नहीं दो से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, साथ में आते हैं और काम करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की। कभी आपने सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है या बिरलास है, टाटास है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलती कैसे हैं? जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूं यार, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है। बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि यार आज मेरी अगर कोई दुकान है या मेरा अगर कोई ऑफिस है, तो मेरी दुकान या ऑफिस में अगर मैं एक दिन नहीं जाऊं तो मुझे डर रहता है। किस चीज का डर होता है? कहीं मेरा जो स्टाफ है ना, जो दुकान पे मेरा आदमी बैठा है, एम्प्लॉय बैठा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे कैश बॉक्स में से कैश निकाल ले। तो आप कहोगे सर कैश बॉक्स को लॉक लगा के आया करो, बात बिल्कुल सही है। बट अगर मेरे एब्सेंस में सपोज कोई बिजनेसमैन घर पे आया है, खाना खाने आया है, कुछ और करने गया है, तो मेरे एब्सेंस में अगर कोई सेल्स हुआ है, तो क्या गारंटी वो एम्प्लॉय उस सेल्स की जो कैश है वो कैश बॉक्स में ही डालेगा? व्हाट इफ ही हैज टेकन दैट कैश? क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। और भी कई चीजें हो सकती है, वो मेरे कस्टमर्स ले जा सकता है, खुद का अलग बिजनेस चालू कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक छोटे से बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें इतनी चिंता लगी पड़ी होती है कि यार ये कैसे होगा, तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलती कैसे है? आई मीन एक बात तो फैक्ट है यार कि मुकेश अंबानी जी अपने बिजनेस के हर आउटलेट पे जाते नहीं हैं, गए भी नहीं होंगे। फिर ये इतने बड़े बिजनेसेस चलते कैसे हैं? डोमिनोज का मालिक बैठा है कहीं यूएसए में, ठीक है, और यहां पे पूरी दुनिया में डोमिनोज के स्टोर फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। कैसे चलते हैं? मतलब हम यार एक दुकान नहीं मैनेज कर पा रहे, दुकान को लेके हम डर में है, चिंता में है, और ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को पूरी दुनिया में कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब कुछ तो इनके पास स्किल्स होगी ना, कुछ तो ऐसी टेक्निक होगी जो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों आज वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। ये इतने बड़े बड़े बिजनेसेस मैनेज होते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, चाहे तो लिख भी लीजिएगा।
दिस इज नोन एज 3 tier मैनेजमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों ये? 3 tier मैनेजमेंट। What do you mean by this word tier? तो ये वर्ड tier का मतलब होता है लेवल्स या स्टेजेस, है ना। 3 tier मैनेजमेंट। आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहे हैं, ये ट्राइंगल पूरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैनेजमेंट को 1 नहीं 2 नहीं 3 पार्ट्स में, 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन 3 लेवल्स में ये वाली जो लेवल है इसको कहते हैं टॉप या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल। टॉप लेवल ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? सीईओ। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकर्स, दोज पीपल हु मेक प्लान्स फॉर कंपनी, जो कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो होते हैं टॉप लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल। लेकिन ऐसे लोग तो कंपनी में कुछ ही होते हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल में सबसे ऊपर बैठे हैं। अब इन्होंने जो डिसीजन लिया है कंपनी के लिए, ये डिसीजन का कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, कब तक? जब तक ये डिसीजंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। समझ में आ रहा है? मतलब मैं सोचता तो बहुत कुछ हूं, पर अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मेरी सोच का क्या लेना देना, फिर वो सिर्फ सपने कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सपनों को अगर पूरा करना है तो उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गिरोगे, वापस उठोगे और दौड़ोगे तो सपने शायद पूरे हो सकते हैं। अगर मैं एक खटिया पे लेटा हूं और लेटे सिर्फ सपने देख रहा हूं, हाँ ऐसा होगा, किसी दिन ऐसा होगा, किसी दिन मैं सीए बनूंगा, किसी दिन सब, अरे क्या होगा उससे? सपने पूरे होंगे कभी? जवाब है नहीं। सपनों को अगर पूरा करना है तो सपनों को पहले देखो और फिर उन सपनों के लिए मेहनत करो। डोंट जस्ट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, इन्होंने जो देखा सपना, इन्होंने जो बनाया प्लान, वो प्लान को करते हैं पूरा कौन? ये वाला लेवल जो सबसे नीचे बैठा है, उसको हम कहते हैं बॉटम या ऑपरेशनल लेवल। समझ में आ रहा है? ये वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल ने जो डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस को यहां एग्जीक्यूट करते हैं। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए। सपोज हम यहां बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, एक कंपनी की। लेट्स टेक एन एग्जांपल एयरटेल की। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों? आपको पता है अगस्त 2016 में क्या हुआ था? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन अगस्त 2016? नहीं पता? मैं बताता हूं। अगस्त 2016 से पहले हम लोग एक अलग ही लाइफ जी रहे थे। हम लोग मतलब मैं, आप सभी लोग एक अलग ही लाइफ जी रहे थे। एक अलग ही लाइफ मतलब हम लोगों के मोबाइल फोन्स में बस क्या होता था, डेटा पैक कैसा होता था? 1 GB पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, आप सभी इससे वाकिफ है। 1 GB पर मंथ का डेटा होता था। जो भी प्रीपेड कस्टमर्स है, पोस्टपेड कस्टमर्स है, 399 400 रुपए प्लस जीएसटी का आप रिचार्ज करते थे, तब कहीं जाके पूरे महीने भर का 1 GB डेटा सिर्फ आपको मिलता था। याद कर लीजिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। और ऐसा मत कहिएगा सर तब तो मैं हुआ ही नहीं था। अरे तब हुआ नहीं था तो आज समझ कैसे रहा है? तब हुआ भी था, तब मोबाइल यूज भी करता था, समझता भी था। समझ में आ रहा है? अगस्त 2016 से पहले आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल मार्केट की 3 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, क्या डेटा पैक ऑफर कर रहे थे? 1 GB पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए में। कैसी जिंदगी थी हमारी, जरा सोचो उस समय कैसी जिंदगी थी। सबसे पहले कुछ चीजें हम करते थे। क्या करते थे हम? व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके ऑटो डाउनलोड को ऑफ करके रखते थे। पता है क्यों? ताकि 1 GB डेटा में पूरा महीना चलाना है तो हर चीज हम डाउनलोड नहीं करते थे। वो जो ब्लड थंबनेल आता है ना, उसी से देख के सोचते थे, डिसाइड करते थे कि डाउनलोड करना है या नहीं करना है। जैसे एक भूखा इंसान रोटी के लिए तड़पता है ना, वैसे हम जगह जगह वाईफाई ढूंढते थे।
कहीं पे भी जाते थे पहले वाईफाई ऑन करके, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वाईफाई ऑन करके देख रहे हैं अच्छा ओपन है कि नहीं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं वाईफाई ऑन करके देख रहे हैं अच्छा ओपन है कि नहीं, हर जगह वाईफाई ढूंढते थे। दोस्त के घर पे जा रहे हैं तो उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बाद में कह रहे हैं, पहले पूछते थे बेटा वाईफाई है, चल पासवर्ड दे फटाफट लॉग इन कर। रात को डेटा बंद करके सोते थे, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत डेटा यूज होता रहता है और रात भर में डेटा पैक ना उठ जाए। 1 तारीख को अगर हमने रिचार्ज किया, हमें पता है 30 तारीख तक हमें 1 GB में काम चलाना है। और सोचो जब भी महीने के अंदर, चाहे पहले 10 दिन में हो 15 दिन में हो, हमें एक मैसेज आता था यू हैव कंज्यूम्ड योर 50% ऑफ द मंथली डेटा लिमिट। हमारी दिल की धड़कनें रुक जाती थी, ओ भाई गॉड 50% डेटा यूज कर लिया, सिर्फ 500 MB से पूरा महीना चलाना है। अलग समय होता था यार, वो बहुत अलग समय था। अगर कोई हमसे हॉटस्पॉट मांगता था ना, कोई दोस्त कहता ला 1 मिनट तेरा हॉटस्पॉट दे, हम उसे गुस्से की नजर से देखते थे, जैसे उसने हमसे हमारी किडनी मांग ली हो, इस तरीके से हम उसे देखते थे। हॉटस्पॉट मांग रहा है, मुझे हॉटस्पॉट चाहिए, तुझे इधर आ, मैं खुद गरीब हूं, 500 MB डेटा मेरा बचा है, 1 महीना अभी 15 दिन निकालना है उसमें, और हॉटस्पॉट मांग रहा है तू मुझसे। ऐसी जिंदगी हम जीते थे। छोटी छोटी चीजों के लिए कस्टमर केयर पे फोन करते थे, अरे मेरा डेटा खत्म हो गया, अरे ये करना है वो करना है। और अगर मंथ एंड होने से पहले हमारा डेटा पूरा एग्जॉस्ट हो गया है तो बड़ी ही दरिद्रता की जिंदगी हम जीते थे। ऐसी थी हमारी लाइफ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं इतने स्टूडेंट्स को भी देखता था तब और सब लोगों को देखता था, ऐसी लाइफ थी हमारी। लेकिन फिर क्या हुआ? हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। अगस्त 2016 आई एक कंपनी मार्केट में लॉन्च किया एक ऐसा प्लान जो 1 GB पर मंथ था, उसको कर दिया 1 GB पर डे। और मैं बात कर रहा हूं यहां पे रिलायंस जियो की। जियो जी भर के, टैगलाइन क्या? जियो जी भर के। क्या जियो जी भर के मतलब है? अरे क्यों गरीबी की जिंदगी जी रहे हो जहां तुमको महीने भर में 1 GB मिल रहा है, मैं तुमको यहां 24 घंटे का 1 GB दे रहा हूं। कैन यू इमेजिन? मतलब उससे पहले, ये प्लान लॉन्च होने से पहले हम लोग कॉल्स का कितना पैसा देते थे, कभी आपने सोचा है? कॉलिंग सस्ती नहीं थी, कभी 1 रुपया मिनट, कभी फिर सेकंड वाइज बिलिंग होती थी। एक टाटा डोकोमो नाम की कंपनी आई थी, सेकंड वाइज बिलिंग लगाती थी, पर पैसा तो लगता था, इजंट इट? पैसा तो लगता था। जियो जिस दिन मार्केट में आया, क्या अनाउंसमेंट किया? वॉइस कॉल अनलिमिटेड, कितना भी फोन पे बात करो, कोई रुपए नहीं लगेंगे। जहां जितने में वो 1 GB 1 महीने का दे रहे थे, जियो ने उतने में ही 1 GB पर डे दे निकाला। क्या हुआ? अब जरा इमेजिन करो, मूवीज में देखा है ना, जब विलन हीरो से मार खाता है और ऐसा पंच पड़ता है तो बैकग्राउंड में एक ऐसा साउंड आता है। आपको नहीं लगता वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया के ऐसे ही कान में साउंड बज रहा होगा? क्यों? अरे कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसा दिन आएगा, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा खासा धंधा चल रहा था हमारा, लोगों से कमा रहे थे, वॉइस कॉल का पैसा लगा रहे थे, डेटा का पैसा लगा रहे थे, पैक खत्म हो जाता था तो और बंदा टॉप अप करता था, उसका पैसा कमा रहे थे। और अब क्या किया? मार्केट में एक ऐसी कंपनी आ गई जिसने 400 रुपए में 1 GB पर डे का डेटा दे डाला। अब क्या करें? अगर आपको मार्केट में रहना है, टिकना है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अगर आपको मार्केट में रहना है, टिकना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। और वो कुछ क्या करना पड़ेगा? आपको भी इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ। सो आपको इस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको भी अपने कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स लॉन्च करना पड़ेगा। और ये सारे रिचार्ज प्लान्स लॉन्च कौन करता है? कंपनी के मैनेजमेंट में ये कौन डिसाइड करता है कि कितने का रिचार्ज वाउचर होगा या क्या प्लान होगा, उस प्लान में कितना क्या मिलेगा? ये काम करता है हमारा टॉप लेवल। समझ में आ रहा है? मतलब ये पूरी कहानी बताने का कंक्लूजन क्या है कि टॉप लेवल इज द डिसीजन मेकर। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके वो अपना डिसीजन लेता है कि हां अब हम भी ऐसा एक प्लान लेके आएंगे। आपने देखा फिर क्या हुआ? अगस्त 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को भी ऐसे प्लान लाना पड़े। कैसे प्लान लाना पड़े?
फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का और डेली डेटा लिमिट का प्लान लाना पड़ा, वो मजबूर हो गए। सो काफी बार डिसीजन आप लेते नहीं है, बट आप मजबूर हो जाते हैं डिसीजंस लेने पे। पर डिसीजंस लेता कौन है, ये टॉप लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल। लेकिन इन्होंने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने जो प्लान लॉन्च किया है, ये प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा नीचे? उसको सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे ना, कि ये नंबर अगर इतने का रिचार्ज किया है तो उसको इतना कॉलिंग होना चाहिए, इतना डेटा मिलना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में कौन करता है? तो ये जो सबसे नीचे बैठे ना, बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल। अब ये जो बॉटम लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल होता है, इसका जो स्टाफ होता है, ये जनरली फ्रेशर्स का होता है, न्यू कमर्स का होता है, लेस एक्सपीरियंस लोगों का होता है। ये जो स्टाफ होता है, दे मे टेंड टू डू सम व्हाट यू से, आलस कर सकते हैं, काम चोरी कर सकते हैं, हो सकता है। तो अब ये लोग अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए यहां एक तीसरा लेवल होता है, और इस तीसरे लेवल का नाम है मिडिल लेवल, ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, सबने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं क्या है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। आप मुझे बताइए लाइव चैट में, अगर किसी को भी पता है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ IIM, किसी को अगर उसके बारे में पता है तो क्विकली। आई वांट टू सी रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू, आई वांट यू गाइस टू इंटरैक्ट। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहता हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं आपसे लाइव बात करने, लाइव मिलने। कब क्या कैसे डिटेल्स मिलेगी आपको, जरूर मिलेगी, लेकिन मेरे सारे लेक्चर्स ध्यान से देखना होगा, मुझसे जुड़ना होगा। कैसे जुड़ेंगे मुझसे आप? मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, और ये हैशटैग आप यूज करेंगे। इस हैशटैग को यूज करके आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपसे करूंगा बातें, आपके सभी के सवालों का दूंगा मैं जवाब, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कैसे ही क्यों ना हो। कब कहां कैसे डिटेल्स का कीजिएगा इंतजार, लेकिन मुझे चाहिए इंटरैक्शन, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। आपको मुझे जवाब देना होगा, क्या आपने IIM के बारे में सुना है? व्हाट इज IIM? ओके, मैं देख पा रहा हूं कुछ मेरे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। IIM का दोस्तों फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी संस्था है, इट्स अ बिजनेस स्कूल, टॉप रेटेड बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया, जिसकी अलग अलग जगह ब्रांचेस है। IIM अहमदाबाद, IIM दिल्ली, चंडीगढ़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो IIM जो कि MBA का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां पे सिखाया जाता है मैनेजर की डेफिनेशन। हु इज अ मैनेजर? कौन होता है ये मैनेजर? सो मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। क्या कहा मैंने? और मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जिसमें कला होती है, जिसमें एक आर्ट होती है कि वो दूसरों से काम करवा सके, उसको कहते हैं मैनेजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी चलती कैसे है। एक सवाल जो हमारे दिमाग में था कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलती है, तो आज हमें मिल गया उसका जवाब कि कंपनी अपने मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द डिसीजन मेकर्स आर नोन एज टॉप और एग्जीक्यूटिव लेवल। उनके डिसीजंस को आगे पूरा करने की जिम्मेदारी जिसकी होती है, उनको कहते हैं मिडिल लेवल और मैनेजरियल लेवल। और अल्टीमेटली डिसीजंस को जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो उसको एक्ट करते हैं, they are known as bottom level or operational level. Together this diagram is known as 3-tier management. So 3 लेवल का मैनेजमेंट यहां पे किया जाता है। अब ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ध्यान से समझना, ये जो यहां पे टॉप लेवल है ना, ये टॉप लेवल को बिजनेस में लेने होते हैं डिसीजंस, और डिसीजंस लेने के लिए इनको चाहिए बहुत सारा डेटा। समझिएगा मेरी बात ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। ये जो टॉप लेवल है, इन टॉप लेवल को लेना होता है क्या? डिसीजंस। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। हमारी जीवन में भी देख लीजिए, हमारी लाइफ में भी देख लीजिए, हम अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। तो अगर किसी की शादी होने जा रही है, अरेंज मैरिज का केस है, तो उनको चाहिए कुछ डेटा। डेटा लड़के वालों को लड़की का, लड़की वालों को लड़के का डेटा चाहिए। भाई वो क्या है, कैसा है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, क्या हॉबीज है, कौन कौन रिलेटिव्स है, कहां पे रहता है, क्या करता है, कितना कमा लेता है। वैसे ही एक कंपनी के टॉप लेवल को अगर कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना है ना दोस्तों, तो उनको चाहिए बहुत सारा डेटा। और ये डेटा उनको जो प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल लेवल या बॉटम लेवल, ये डेटा प्रोवाइड करता है। ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए उनको बनानी पड़ती है अलग अलग
अलग रिपोर्ट्स, और उन रिपोर्ट्स को कहा जाता है MIS रिपोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? MIS रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टाइम एंड अगेन मैं आपको बहुत जनरल नॉलेज दूंगा, बहुत ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। अपने रजिस्टर का लास्ट पेज इन चीजों के लिए यूज कीजिएगा। जनरली मैंने देखा बच्चा अपने रजिस्टर का जो लास्ट पेज होता है फूल कशीदे के लिए यूज करता है, लड़का है तो अपनी सिग्नेचर बनाता है या किसी और का नाम लिखने के लिए यूज करता है, और लड़कियां जो होती है ऐसे फूल कशीदा कुछ ना कुछ लास्ट पेज पे बनाती रहती है। अरे नहीं बेटा, लास्ट पेज पे हमें ये सब टाइम पास नहीं करना है। लास्ट पेज जो है रजिस्टर का, लास्ट 1-2 पेज जो है रजिस्टर के, वहां आपको क्या करना है? एक वोकैबुलरी बनानी है, एक शब्दकोश बनाना है। कोई भी नया शब्द, कोई भी नया वर्ड जो अंशुल सर ने आपको बताया है, उन वर्ड्स को उसके मतलब के साथ वहां लिखना है और कोशिश करना है कि ये शब्द हम हमारे लाइफ में यूज करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट पढ़ाई के साथ अगर हम हमारी वोकैबुलरी, हमारी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके तो हम जरूर क्रैक कर जाएंगे। तो आज एक नया शब्द हमने और सीखा है, MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है जो हमारा टॉप लेवल है, टॉप लेवल को डिसीजन लेने के लिए जो हम बनाते हैं कुछ रिपोर्ट्स जिसमें होता है कुछ डेटा, वो डेटा की जो रिपोर्ट्स होती है उसको कहते हैं MIS रिपोर्ट। एंड दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दोस्तों, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जहां मैनेजमेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनाते हैं ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद करती है, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों जो ब्रांचेस हैं, दे आर covered at CA intermediate level। अगर आपको याद हो और आपने मेरे सारे वीडियोस प्रॉपर्ली देखे हैं, और एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था CA इंटरमीडिएट कोर्स के ऊपर, अगर वो वीडियो अच्छे से देखा तो आपको पता चला होगा कि वहां मैंने आपको बताया था CA इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 3 है, थर्ड पेपर है, थर्ड सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? मतलब इतना ब्यूटीफुली CA इंस्टीट्यूट ने, इतनी ब्यूटीफुली ICI ने पूरा जो आपका सिलेबस है, ये जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसको अलग अलग जगह स्प्लिट किया है। सो ये समझने वाली बात है यार कि अगर इंस्टीट्यूट ने इतनी सिस्टमैटिकली ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हर जगह स्प्लिट किया है तो हमें भी उतनी ही सिस्टमैटिकली पढ़ना है। समझ में आ रहा है? पर यहां पे मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ आइडिया दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ताकि आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। जब इंस्टीट्यूट की बुक्स निकालोगे, स्टडी मटेरियल निकालोगे, स्टडी मटेरियल में देखोगे कि वहां पे लिखा है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम की कोई चीज होती है, एंड देन यू विल स्क्रैच योर हेड कि अंशुल सर ने तो हमें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। बेटा ऐसे नहीं है। अंशुल सर को याद करो, याद जरूर करो, पर अच्छी चीजों के लिए याद करो, बुरी चीजों के लिए याद मत करो। मैं आपकी यादों में रहना चाहता हूं, पर अच्छी चीजों के लिए रहना चाहता हूं कि हाँ 11 बजे जब हर रोज सुबह आप मुझसे मिलो तो 12 बजे आप मुझे याद करो, 1 घंटे की क्लास होगी हर रोज, 12 बजे आप मुझे याद करो कि हाँ आज अंशुल सर से हमने बहुत कुछ अच्छी चीज ली है। और बेटा जब भी मैं आपको कुछ ऐसी नई चीज सिखाऊं ना, जैसे आज मैंने आपको MIS सिखाया, 3 टियर मैनेजमेंट सिखाया, टियर एक नया वर्ड आपको सिखाया, मैंने आपको एक नई चीज सिखाई है कि रजिस्टर का लास्ट पेज सिर्फ है आपकी सीक्रेट चीजें लिखने के लिए यूज ना करें, कुछ बेटर चीज के लिए यूज करें। तो क्यों ना आप ये नॉलेज जो मैंने आज आपके साथ बांटा है, क्यों ना ये नॉलेज आप दूसरों को बताएं। घर में जब बैठे हैं, लॉकडाउन का टाइम है यार, घर में जब बैठे हैं, मम्मी पापा छोटे भाई बहन उनके साथ बैठो और उनको बताओ मम्मी आपको पता है इतनी बड़ी कंपनियां कैसे चलती है, मम्मी आपको पता है उसमें मैनेजमेंट में ना हमारे सर ने आज ना अंशुल सर ने हमने यूट्यूब पे देखा, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए। नॉलेज है यार, बांटो। मैंने क्या कहा है आगे अकाउंटिंग के रूल्स में बताऊंगा। नॉलेज इकलौती ऐसी एसेट है, नॉलेज इज एन ओनली एसेट जो बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। वो एक ऐसी एसेट है, ऐसी संपत्ति है आपकी जो दुनिया की कोई ताकत आपसे कभी नहीं छीन सकता। जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप ये नॉलेज उनसे बोलोगे ना तो आपकी मम्मी पापा कहेंगे बेटा तू सही जगह पहुंचा है। कहां पहुंचा है? अनअकैडमी में पहुंचा है, और सही इंसान से मिला है। कहां मिला है? अंशुल सर से मिला है। सो वही कहना चाह रहा हूं, पढ़ने का बेस्ट तरीका यह है बांटो पढ़ो, बांटो पढ़ो, खत्म।
रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, आसपास में सब चीजों से कनेक्ट करो, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। करेक्ट। ये जो थर्ड ब्रांच है अकाउंटिंग, इस पे मैं बाद में आऊंगा, बाद में इसलिए आऊंगा क्योंकि यही तो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हमारा सब्जेक्ट है, और एक बार अगर इसे स्टार्ट कर दिया फिर हम और किसी चीज की बात नहीं करेंगे। मैं आता हूं फोर्थ ब्रांच पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिखाता हूं। ये बात है तब की जब मैं गया था, एक बार आपको पता है मैंने बताया था सीए के अंदर आपको आर्टिकल्स ट्रेनिंग करनी होती है, आर्टिकलशिप कहते हैं उसे। नहीं पता है तो मेरे बेटा पहले जाके पुराने वीडियोस देखो। 2 तारीख से हर रोज सुबह आ रहा हूं 11 बजे और आपसे कर रहा हूं बात, आपको समझा रहा हूं सारी चीजें। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कभी हो जाता है तो 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, पर आपको ये चीज समझना है कि आपने अगर नहीं देखा तो पहले जाओ बेटा वो वीडियोस देखो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले क्विकली जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे वीडियो पे लाइक चाहिए, 50 लाइक्स चाहिए, आज का मेरा टारगेट है, और ये टारगेट आप लोगों को मुझे पूरा करना है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है, हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ ये बंदा हमें आगे लेके जाएगा, हाँ ये बंदा रोज यहां आ रहा है, मेहनत कर रहा है और आपके सामने यहां आ रहा है, तो मुझे बेटा आज इस वीडियो पे 50 लाइक्स चाहिए और 50 कमेंट चाहिए। उतने लोग तो देख ही रहे हैं पर सबने लाइक नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले जाके वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना वीडियो खत्म होने के बाद। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग टू हियर यू कि आज का पूरा सेशन आपको कैसा लगा। और जब भी कमेंट करो ये हैशटैग को यूज करो, हैशटैग CA Live Daily। एक इन्वेंट्री बननी चाहिए, एक रेवोल्यूशन बनना चाहिए ये हैशटैग। तो मैं फिर से कह रहा हूं इसको आदत बना लो बेटा। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आज के लेक्चर में कि क्यों मैं आपसे कमेंट मांग रहा हूं, क्यों मैं आपसे लाइक मांग रहा हूं। मुझे याद दिलाइएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो चैट में डाल दीजिएगा कि सर आपको वो स्टोरी बतानी थी, आप भूल गए। द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल बॉय एंड अ टिप, ये मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं आगे। ये बात है आर्टिकलशिप की। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो दोस्तों एक बार मुझे ना मौका मिला इस कंपनी का ऑडिट करने का। कोको कोला का पुणे का प्लांट। पुणे में एक एरिया उसका नाम है पिरंगुट और वहां पे कोको कोला का प्लांट है। तो मुझे एक बार चांस मिला वहां जाके उसका ऑडिट करने का। वेल दोस्तों मैं आपको सही बात बताऊं, ऑनेस्टली मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, खुद की तारीफ तो कभी करनी भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली बात यह है कि मेरा बचपन से ही एक बहुत अलग एटीट्यूड रहा है, एक बहुत अलग अप्रोच रहा है और आज भी वही है। और वो जो अप्रोच है, वो जो एटीट्यूड है, एक और नया शब्द सिखाने जा रहा हूं, रजिस्टर के पीछे पलट लेना और लिख लेना। उस अप्रोच को कहते हैं स्केप्टिकल, उस अप्रोच को कहते हैं इंक्विजिटिव। 2 शब्द, नए शब्द और सिखा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, दुनिया में आगे बढ़ना है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है, 2 चीजों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए। एक है कंप्यूटर और दूसरा है इंग्लिश, प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैं आपको मेरे साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये भी पढ़ाऊंगा पढ़ते कैसे हैं और पढ़ने के बाद उसको कैसे यूज किया जाता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। सो आपको ये 2 शब्द खुद के अंदर इंस्टॉल करना है, ये 2 सॉफ्टवेयर खुद के अंदर इंस्टॉल करना है। मेरे जैसे कुछ भगवान के कहते हैं ना आशीर्वाद वाले लोग होते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद होता है, हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डला हुआ होता है। ये सॉफ्टवेयर स्केप्टिकल या इंक्विजिटिव, इन शब्दों का मतलब क्या होता है? इन दोनों ही शब्दों का मतलब होता है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। आज भी मेरा यही एटीट्यूड है। काफी बार इससे घर वाले लोग परेशान भी होते हैं, तो क्या पागल की तरह बिहेव करता है यार, हमेशा हर चीज पे इतने सवाल क्यों पूछता है। पर मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर चीज में बड़े सवाल निकलते हैं मेरे माइंड में आके। मतलब अगर कभी प्लेन में बैठा हूं और प्लेन टर्न भी होता है तो सवाल ये आता है कि प्लेन टर्न कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। कभी मैं कुछ कर रहा हूं तो सवाल में आता है ऐसे क्यों हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता था तो कैसा होता। काफी बार मैं खुद भी परेशान हो जाता हूं इन सवालों से कि भाई ये क्या लगा रखा है, कैसा दिमाग दिया है, हमेशा ये सवाल पूछता रहता है। लेकिन शायद ऐसे दिमाग के बदौलत ही मैं यहां पे हूं।
मेरे जैसा एवरेज बच्चा कभी सीए नहीं बन पाता था अगर स्केप्टिकल अप्रोच मैं नहीं फॉलो करता था, अगर मेरे अंदर इंक्विजिटिव अप्रोच नहीं होती थी तो मैं कभी सीए नहीं बन पाता था। क्या मतलब है स्केप्टिकल और इंक्विजिटिव अप्रोच का? क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। तो कभी मुझे याद है जब मैं मिनरल वाटर पी रहा था, हम सब क्या करते हैं, एक 10-20 रुपए देते हैं, मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं, बोतल को खोलते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं, खत्म, क्या करना है उससे आगे। तो दोस्तों मैंने जब ये बोतल, ऐसा नहीं है एक बार, कई बार जब ये बोतल ली तो खाली बैठे थे, प्लेन में कहीं जा रहे थे, तो बोतल पे जो लेबल होता है ना, उस लेबल का कंटेंट पढ़ डाला। क्या करोगे वैसे भी टाइम पास, प्लेन में खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है, वही सारे बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने वो लेबल पढ़ डाला। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है, मतलब यहीं से ये अकाउंटिंग हो जाएगा। वो लेबल जो था, वो लेबल था ऑफ द ब्रांड, वो बॉटल जो थी वो बॉटल थी इस ब्रांड की, किनले की। किनले मिनरल वाटर का ब्रांड है। किसका ब्रांड है? कोको कोला का ब्रांड है। उस बॉटल पे कुछ लिखा था, we give it back to nature more than what we take। पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा भाई क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या मतलब है इसका। और इसके पास में उन्होंने पता है क्या किया था, ये जो लाइन लिखी थी ना, उसके पास में उन्होंने ऐसा पेड़ बनाया था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, अभी तो बना रहा हूँ फास्ट में, इसलिए ऐसा एक पेड़ बना था। एक चीज तो कंफर्म थी भाई, इसका नेचर से कुछ तो लेना देना है, पर इसका नेचर से क्या लेना देना होगा। ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मुझे आती है, बट ये लाइन का मतलब क्या है, किससे पूछूं, कौन समझाएगा। वी गिव इट बैक टू द नेचर मोर देन व्हाट वी टेक। स्क्रैचिंग योर हेड, क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिला कोको कोला का ऑडिट करने का। कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया गोल है ना। अगर आपके अंदर कहते हैं ना, अगर कुछ पाने की जिल्लत हो, जरूरत हो, तो पूरी कायनात पीछे लग जाती है उस चीज को आपको हासिल करने के लिए। बस वही चीज मेरे साथ हुई। एक छोटे से लेवल पे लिखी 2 छोटी सी लाइनें, और वो 2 छोटी सी लाइनों का मतलब ढूंढने की पूरी चाह, पूरा जुनून, और वो मुझे लेके आ गया कोको कोला का ऑडिट करने पे। फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत मुझे वहां लेके गई और मैं गया कोको कोला का ऑडिट करने। और वहां पे जब मैं ऑडिट कर रहा था, क्या होता है ऑडिट सर, अभी उसके बारे में बेटा बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं, आप लोगों से बातें करने के लिए अलग समय निकालूंगा। बोलो चाहते हो कि नहीं, जवाब दो मुझे क्विकली लाइव चैट पे। क्या आप मुझसे बातें करना चाहते हो या नहीं? क्या आपको लगता है कि हमें हर वीक में, हर 10 दिन में एक बार एक आधा पौन घंटे का ऐसा सेशन निकालना चाहिए, 45 मिनट का एक समय निकालना चाहिए, जहां हम सिर्फ एक दूसरे से बातें करेंगे? बोलिए हाँ या ना। इफ यू से यस, तो मैं उस पर सोचूंगा और जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए। और लाइक का टारगेट भूलना मत, 50 लाइक का, 50 कमेंट का टारगेट है। वीडियो के एंड पे, वीडियो होने के बाद मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। क्यों चाहिए? एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके जरूर, ठीक है, जैसा आप कह रहे हो जरूर निकालेंगे अलग समय बातें करने के लिए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और यूट्यूब, और कुछ मत सोचो। तो सवाल ये उठता है कि मैं वहां गया तो वहां पे कैसा है, कोको कोला के फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिविजन्स बने और हर डिविजन्स का अलग अलग मैनेजर है। तो मैं गया वो पर्सन के पास जो मिनरल वाटर के डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है। सो किनले जो मिनरल वाटर है उनका डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। उनके पास गया और मैंने कहा कि सर आपका ये जो बॉटल है, इस बॉटल पे ऐसी ऐसी चीज लिखी है, वी गिव इट बैक टू नेचर मोर देन व्हाट वी टेक। सर मुझे इसका मतलब जरा प्लीज आप समझा सकते हैं क्या? तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अंशुल जी एक काम कीजिए, क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैंने कहा सर समय ही समय है, मैं तो यहाँ काम ही करने आया हूँ, ये भी मेरा काम है। सो आप बताइए, फरमाइए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बैठाया एक जीप में। वहाँ पे कैसा होता है, वो जो प्लांट है वो टेरेन एरिया में, माउंटेनियस एरिया में, तो जनरली वहाँ जीप्स यूज होती है, एसयूवीज कम यूज होती है। तो जीप में बैठाया मुझे और मुझे कहा कि चलो हम एक राउंड लगा के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो खाना खाया हुआ है, दोपहर का समय, वैसे भी नींद आ रही है, हाँ, चलो राउंड लगा के आते हैं, नो प्रॉब्लम।
उन्होंने मुझे जीप में बैठाया और पिरंगुट जो एरिया, काफी लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, पुणे के आउटस्कर्ट्स पे ये एरिया है। और पुणे खुद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है क्योंकि पहाड़ पे है। पुणे इंडिया में 2 शहर अपने क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, एक है पुणे और दूसरा है बेंगलुरु, क्योंकि पूरा साल यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ही अच्छी होती है। एंड आई वुड लाइक टू प्राउडली से आई लव पुणे, आई लव बेंगलोर। सो पुणे के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड है ये एरिया पिरंगुट, और ये पिरंगुट एरिया के पास में बहुत छोटे छोटे गांव। तो ये जो पर्सन थे ये मुझे अपने जीप में बैठा के उन गांव में लेके जाते हैं। मैंने कहा शायद ठीक है, चलो ऐसी गांव दिखा रहे होंगे, क्या होंगे। फिर एक घर के सामने ले जाके रुक जाते हैं और मुझे लगा इनका ही घर होगा, चलो खाना वाना खिलाने ले जा रहे होंगे, कुछ चाय वाय पीने के लिए। तो मुझे वहाँ ले जाए तो उनका ये उनका घर नहीं है। मैंने उनसे पूछा ये आपका घर है? बोले नहीं मेरा घर नहीं। तो मैंने कहा हम यहाँ क्यों आए? तो बोले रुकिए तो सही सर, मैं आपको भी दिखाता हूँ। फिर मुझे घर पे ले गए और ना घर के बाहर से सीढ़ियाँ बनी थी जो छत पे जा रही थी। गांव है, गांव में तो फ्लैट सिस्टम्स नहीं होते ना, इंडिपेंडेंट घर होते हैं, बंगलोज होते हैं। तो मुझे बाहर की सीढ़ियों से छत पे, मुझे डर लग रहा था भाई आसानी हो छत से धक्का दे दे मेरे को, क्या ये कौन सा ऑडिटर आ गया परेशान कर रहा है मुझे। मैंने कहा नहीं सर ठीक है ना, आप आगे चलो मैं आता हूँ आपके पीछे। भी लेके गए ऊपर, और ऊपर लेके गए और उन्होंने मुझे कुछ चीज दिखाई। ऊपर लेके गए और मुझे कुछ चीज दिखाई, और वो चीज का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। समझना, जब मैं गया छत पे तो मैंने देखा कि पूरे छत पे जो भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है ना, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बनाया, एक प्रॉपर पाइप बना, और वो पाइप के थ्रू वो पानी होके नीचे एक स्टोरेज टैंक है, उस स्टोरेज टैंक में जाता है, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उन्होंने मुझे समझाया कि सर इस पूरे गांव में, इस पिरंगुट के आसपास जितने भी गांव है, गांव के जितने भी घर है ना सर, सभी घरों में हमने कोको कोला ने अपने पैसे से, खुद के खर्चे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया। क्यों लगाया? ताकि जब बारिश होगी और बारिश का पानी आएगा, ये पानी इन छतों पे गिरेगा, इन छतों से ये पाइप से होके ये पानी स्टोरेज टैंक में जाएगा, और ये स्टोरेज टैंक से पानी वापस जमीन में जाएगा। सर हमारा प्रोडक्ट क्या है? मिनरल वाटर। सर मिनरल वाटर का सबसे बेस रॉ मटेरियल क्या होता है? मैंने कहा वाटर। सर वाटर हमें कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है। सर अगर हम सब लोग इसी तरह जमीन से सिर्फ पानी लेते रहे तो सर आपको नहीं लगता एक दिन पानी खत्म हो जाएगा? मैंने कहा सही बात है। सर फिर समझ गए ना आप मतलब, वी गिव इट बैक टू द नेचर मोर देन व्हाट वी टेक। जितना पानी हम जमीन से लेते नहीं है ना, उससे ज्यादा पानी हम जमीन को वापस देते हैं। कैसे देते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। तो मुझे एक चीज बताओ, कोको कोला कंपनी ने जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे खर्चा किया है, ये खर्चा कौन सा खर्चा कहलाता है? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना। व्हाट इज दिस एक्सपेंडिचर नोन है। एक और नया वर्ड बता रहा हूं मैं, बस तो मैं फाड़ने वाला हूं, पूरे नए वर्ड बताने वाला हूं। उसको कहते हैं CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी की कुछ सामाजिक दायित्व, कुछ जिम्मेदारियां होती है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो खर्चा कोको कोला कंपनी ने किया है, ये वो ही जिम्मेदारी के अंतर्गत किया है। इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। और यही जिम्मेदारी निभाने के लिए कंपनी जो भी खर्चा करती है अंडर CSR, दैट गोज टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के क्या एग्जांपल्स नहीं दिए जाए? अभी ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, आप देख रहे हैं इसमें लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हर कंपनीज कर रही है। सोनू सूद के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बॉलीवुड एक्टर है, टॉलीवुड एक्टर है, किस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो। हाउ ही इज हेल्पिंग द माइग्रेंट्स टू रीच बैक हिज होम। जहां सरकार नहीं मदद कर पा रही है, वहां वो निकल के अपने पर्सनल खर्चे से मदद कर रहे हैं। अलग अलग कंपनीज डोनेशंस दे रही है, अलग अलग कंपनीज, कोई मास्क गिफ्ट कर रहा है, कोई सैनिटाइजर्स दे रहा है, कोई PPE किट्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है। ये सब पे खर्चा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ये सब का खर्चा कौन से हेड ऑफ अकाउंटिंग में जाता है? इट गोज अंडर विच हेड ऑफ अकाउंटिंग? इट गोज अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो दोस्तों आपने देखा कैसे मेरे दिमाग में उठते हुए एक सवाल ने मुझे कितनी मदद की। मतलब हम यार, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, एटीट्यूड बदलो, अपने एटीट्यूड को बदलो, बहुत जरूरी है। अगर आप स्केप्टिकल इंक्विजिटिव एटीट्यूड रखोगे, हर चीज में सवाल ढूंढोगे तो सवाल का जवाब ढूंढोगे, और जब आपको सवालों का जवाब मिलने लगेगा ना, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
हम सभी मिनरल वाटर पीते हैं, हम सभी मिनरल वाटर की बॉटल्स को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लेबल मेरे हाथ में आया वो कुछ एक्स्ट्रा ही था, वो सब आपके पास भी है। लेकिन पता है डिफरेंस कहाँ होता है? हम 99% लोग उस मिनरल वाटर की बोतल को पानी पी के फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। कितने लोग हम ये चीज पढ़ते हैं और कितने लोग पढ़ के उस चीज पे सोचते हैं। एक और वर्ड मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ये आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस वर्ड का मतलब है परवेसिव। परवेसिव का हिंदी में मतलब होता है जाने दो एटीट्यूड। तो एक बंदा है, वो मिनरल वाटर पे ये बॉटल पे ये लिखा हुआ पढ़ रहा है और फिर कहता है जाने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या लिखा उससे मुझे क्या लेना देना। इस एटीट्यूड को कहते हैं परवेसिव एटीट्यूड। टू लेट गो, डोंट जस्ट लेट गो। व्हाई टू लेट गो? अगर कहीं कोई चीज लिखी है तो उस चीज का कोई महत्व है। अगर कहीं कोई चीज लिखी है तो उस चीज का कोई तो इंपॉर्टेंस है। अगर यहां मेरे ऊपर लिखा है ना प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस है। कोई चीज दुनिया में फालतू नहीं होती है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और लॉजिक अगर ढूंढ लिया तो आपका काम हो गया। इस चीज को समझना है जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया। अगला पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं, अच्छी बात नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। व्हाट आर दी 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्या है ये 5M? क्या है ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, थोड़ा अच्छा बनेंगे। कोई भी बिजनेस आपको करना है, सीए बनना है, तो उसके लिए पहले बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर बिजनेस को समझेंगे तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी चीजें जिसकी जरूरत होती है आपको बिजनेस करने के लिए। कोई भी बिजनेस आप क्यों ना करें, ये 5M की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला M क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, थोड़ा कलरफुल बनाएंगे और मजा आएगा। सबसे पहला M जो होता है मनी, पैसा। कोई भी बिजनेस क्यों ना करे, आपको उसके लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। पहला M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मनी। दूसरा है मटेरियल, सामान, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, जो भी है, जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, आपका मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये आपका दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैन पावर, मनी, मटेरियल, मैन पावर। कुछ लोग इसे मैन भी कहते हैं, MEN, बट मैन इंक्लूड्स विमेन, तो इसलिए मैंने यहां पे दूसरा वर्ड यूज किया है, मैन पावर। मनी, मटेरियल, मैन पावर। चौथा M क्या है समझिएगा, मशीनरी। मशीनरी तो सिर्फ कहने के लिए, मतलब एसेट्स। जितना भी मुझे प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग मशीन चाहिए, वो सब एसेट्स है। और एक सिंपल चीज है यार, एक बर्फ गोले वाले के लिए वो जो मशीन होती है वो भी एक उसकी एसेट है, मशीनरी है। एक गन्ने का जूस बेचने वाले के लिए, शुगर केन जूस बेचने वाले के लिए एक छोटी सी मशीन होती है, वो भी उसकी एसेट है। मेरे जैसे के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए मेरा लैपटॉप मेरी एसेट है, मेरे सारे इक्विपमेंट्स मेरी एसेट है, इजंट इट? सो एसेट, मशीनरी का मतलब है इक्विपमेंट। एक जेरोक्स वाले के लिए जेरोक्स मशीन उसकी रोजी रोटी है, सिंपल है। और पांचवी चीज इन सब चीजों के ऊपर है, वो है मैनेजमेंट। बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए और कोलैप्स हो गए। क्यों कोलैप्स हो गए? क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। So what are the 5M factors of production? Money, material, manpower, machinery and management. और अगर आप यहाँ देखेंगे ना, इन सब में से एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दिख रहा है, वो है मैन पावर। पता है मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, मतलब इन सबके कंपैरिजन से? बिकॉज ये जो मैन पावर होता है ना, इट इज लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है?
जो सांस ले सकता है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें फीलिंग्स होती है, जो हंसता है, जो रोता है, जो नाचता है, कूदता है, जो शिकायत करता है हर तरीके से, उसे कहते हैं लिविंग बीइंग। ये पांचों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये नाराज हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मशीनरी को अगर 2 दिन साफ नहीं किया तो वो नाराज नहीं होगी, बुरा नहीं मानेगी, लेकिन अगर आपने मैन पावर को कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया तो वो नाराज हो सकता है। और अगर वो नाराज हो गया और उसने अच्छे से काम नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों ये समझ लेना, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वो अपने लेबर्स को, वो अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रख सकती है। 2 टाइप की कंपनीज होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एक होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, ओके देयर इज सम लैग। एक होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल या मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री। ओके इट्स नॉट वर्किंग। कैपिटल और मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्रीज जहां पे बहुत पैसा लगता है या जहां ज्यादातर काम मशीन से होता है। और दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है ना दोस्तों, उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लेबर इंटेंसिव का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जो ज्यादातर लेबर पे ही डिपेंडेंट होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे कि टीचिंग इंडस्ट्रीज। अनअकैडमी किससे बनता है? अनअकैडमी उसके मैन पावर से बनता है। मैन पावर मतलब उसके सारे टीचर्स, ऑपरेशन स्टाफ एंड ऑल। सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में अगर आप सोचिए ना, अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा, और अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं? तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे, कैसे करना चाहिए? हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉइज एंड हाउ टू गेट द वर्क डन, ये सब चीजों को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ये मैन पावर, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक इंसान से कई फीलिंग्स, एक इंसान से कई इमोशंस जुड़े होते हैं, तो कहीं उसको कोई बात बुरी ना लग जाए। अगर हम हमारे एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे, अ पैट ऑन हिज बैक, शाबाश शाबाश, एक दिन तू करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन यार अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू तो सबसे खराब इंसान, तू तो धरती पे पैदा होकर ही पाप किया, तू तो बेकार आदमी, वो कभी नहीं करेगा यार, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको पता है बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। एक बार एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, मैंने पढ़ा है किसी बुक में। एक फूल लिया उसने, एक पौधा, एक फूल लिया, और उस फूल को रोज वो गाली देता था। उसके सामने जाता तो उसको गाली देता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू सबसे बेकार है, तेरा तो रंग है ही नहीं, तेरा कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो फूल को देख कितना अच्छा कलर है, उस फूल को देख कितना बड़ा फूल है, तू कैसा है ये छोटा सा फूल, तेरे से खुशबू नहीं आती है, उस फूल को देख, रोज में देख कितनी बढ़िया खुशबू आती है, उसमें देख कितनी अच्छी खुशबू आती है, मोगरे में, तेरे में क्या है, तेरे में खुशबू ही नहीं है, अरे तू फालतू है, तू क्यों जी रहा है। आपको पता है उसने ये रिसर्च किया, रोज वो फूल को जाके ऐसे गाली देता था, कोसता था, रोज 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 जाके कोसता, तू यूं तू यूं तू यूं, तेरे से बेकार कोई नहीं। एक दिन आपको पता है क्या हुआ? वो रिसर्च का फाइंडिंग निकला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो रिसर्च का फाइंडिंग निकला, एक दिन वो फूल मुरझा गया और वो मर गया। उसे पानी रोज मिलता था, बट आपको पता है पानी से जितनी ताकत नहीं मिलती थी ना, उससे ज्यादा कमजोर उसको वो गालियां कर देती थी रोज की, तू यू तू ऐसा, ये वो, क्या क्या जीना छोड़ दिया उसने। ये चीज हम इंसानों पे भी तो एप्लीकेबल है। हमें अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप देम चार्ज्ड। तो कंपनीज करती क्या है आपको पता है? अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पॉलिसीज होती है, सिर्फ अपने एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए। कोई उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए मैसूर भेज रहा है, ऊटी भेज रहा है, दार्जिलिंग भेज रहा है, कहीं और घूमने भेज रहा है। क्यों? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो बहाना है, हकीकत की बात यह है कि एम्प्लॉय को एक वेकेशन मिल जाता है। अलग अलग समय पे, अलग अलग ओकेशंस पे, जैसे किसी का बर्थडे है तो कंपनी उनको अमेजोन का वाउचर दे देती है, 5,000 का, 10,000 का गिफ्ट कर देती है। अरे 5-10 हज़ार से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, पर 5-10 हज़ार से आप ये समझिए आपका एम्प्लॉय कितना खुश हो सकता है, ये कंपनी समझती है। अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग चीजें की जाती है, अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि आपका एम्प्लॉय, आपका मैन पावर
खुश रहे। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, टारगेट्स अचीव करने पे आपको रिवॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। क्यों किया जाता है? ताकि आपका एम्प्लॉय खुश रहे। क्योंकि एक चीज समझ लेना, अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो आप खुश रहेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो आपका काम कभी अच्छा नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? सो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, एक और नया वर्ड बताने जा रहा हूं, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ HRM। HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से डील करता है, वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? तो मैं लेता हूं That branch of accounting is known as human resource accounting. So दोस्तों यहाँ पे अभी हम 4 ब्रांचेस देख चुके हैं, 4 different branches of accounting we have completed. What are those 4 different branch? हमने देखा है what is cost accounting, हमने देखा है what is management accounting, हमने देखा है what is social responsibility accounting, and we have just completed what is the human resource accounting. और अब हम बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच में, that is financial accounting. और वेल रियली स्पीकिंग ये सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, ये है हमारा पूरा सब्जेक्ट। बताओ दोस्तों, क्या कभी इस तरीके से आपने अकाउंटिंग को पढ़ा है? चाहे मेरे कॉमर्स के दोस्त हो या साइंस के दोस्त हो, लाइव चैट पर मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। हैव यू लाइक द वे आई एम टीचिंग? क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप एक नया तरीका एक्सपीरियंस कर रहे हैं पढ़ने का? साइंस वालों के लिए तो सब नया है। साइंस वालों का भी मुझे जवाब चाहिए कि क्या आप धीरे धीरे साइंस से कॉमर्स स्टूडेंट बन रहे हैं या नहीं? आर यू गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम H2SO4 टू डेबिट और क्रेडिट स्टूडेंट? और कॉमर्स वाले मुझे जवाब दीजिए, आपने 11th 12th में अकाउंटिंग पढ़ा है, क्या इस तरीके से कभी आपने अकाउंटिंग को पढ़ा है क्या? आई वॉन्ट टू सी योर आंसर इन द लाइव चैट। और कितना टारगेट दिया है? 50 लाइक चाहिए मुझे आज, कम से कम 50 लाइक चाहिए और 50 कॉमेंट चाहिए। ये लेक्चर होने के बाद, ये सेशन होने के बाद सभी को जो मैंने सवाल पूछा है कि क्या आपने कभी अकाउंट्स को इस तरीके से पढ़ा है, और साइंस वालों के लिए सवाल है आर यू कन्वर्टिंग फ्रॉम H2SO4 टू डेबिट और क्रेडिट? इन सवालों का जवाब मुझे इस हैशटैग के साथ, जो हैशटैग यहां लिखा है, इस हैशटैग के साथ इन सवालों के ऊपर मुझे चाहिए जवाब इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर। आप मुझे बताइएगा, ये जो लास्ट ब्रांच बची है अकाउंटिंग की, ये तो हमारा सब्जेक्ट है पूरा जिस पे हमें करना है डिस्कशन, लेकिन वो डिस्कशन आज नहीं, वो डिस्कशन हम कल करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एक स्टोरी कि मैं आपसे लाइक करने के लिए क्यों कह रहा हूं, कि मैं आपसे कमेंट करने के लिए क्यों कह रहा हूं। ये चीज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। 3 शब्द जीवन में कभी मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट 3 वर्ड्स इन योर लाइफ। Okay, I'll have to change from highlighter to pen. Don't forget 3 words in your life. One is thanks. किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद देना ना भूले। थैंक हिम। आपसे कभी कोई गलती हो गई है तो अपोलोजाइज करने से पीछे ना हटे, से सॉरी टू हिम। और अगर किसी का काम पसंद आया है आपको तो अप्रिशिएट हिम। ये 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। दे आर 3 सूत्रास ऑफ सक्सेस। थैंक टू एवरीवन हु हैव डन समथिंग फॉर यू। किसी ने भी आपके लिए अगर कुछ भी किया है, अच्छा बुरा पता नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा तब पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। तो उसको धन्यवाद करो, थैंक करो। गलती से जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती, हो गई, कोई बात नहीं, उससे सॉरी मांग लो, क्षमा मांगो, सॉरी करो। और अगर किसी का काम अच्छा लगा है ना, तो ये मत सोचो कि मैं कैसे तारीफ करूं उसकी। आपको पता है हमारे इंसान का नेचर ही ऐसा है, हम आई हेट यू बोलने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, आई लव यू बोलने में ज्यादा समय लगाते हैं। और यहाँ लव का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मतलब आई लाइक यू, मे बी प्रोबेबली, लव यू नहीं, आई लाइक यू। तो हमें अगर कोई चीज ना पसंद है तो हम बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते, पर अगर कोई चीज पसंद है तो हम 10 बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि यार मैं कैसे बोलूं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको नहीं लगता ये उल्टा होना चाहिए? आप एक बार बांट के तो देखो, आप लोगों की तारीफ करके देखो, लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो प्लीज उनकी तारीफ करो, क्योंकि उनका करेज बढ़ता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं मुझे और कुछ अच्छा करना है। लोगों बच्चों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं और मेहनत करूंगा और कुछ अच्छा करूंगा।
टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से अभी मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा लैग होता है। तो ये जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, ये मैं कब रिकॉर्ड करता हूँ आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, सुबह 4-5 बजे। बहुत मोटिवेशन चाहिए भाई इस समय पे उठने के लिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए इस समय पे मेहनत करने के लिए। लेकिन ये मोटिवेशन दुगना हो जाता है जब मैं आपके प्रीवियस डे के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ, जब मैं लाइव कमेंट देखता हूँ। मेरी टीम मुझे बताती है सर इतना बच्चों ने आपको प्यार दिया है, इतना बच्चों ने आपको चाहा है। जब मेरा इंस्टाग्राम को चेक करते बताते हैं कि सर इतने फोटोज आए, इतना सब कुछ आया, मुझे लगता है नहीं भाई कल मैं 4 नहीं, कल मैं 3 बजे उठूंगा, कल मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और अच्छे एग्जाम्पल दूंगा बच्चों को, और अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को समझ में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड ए टिप। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पढ़ाई को अभी थोड़ा रोक देते हैं, फिर हमारा को फोटो लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देन वी हैव टू टेक फोटो। दोस्तों ये बात है कई सालों पहले की। एक छोटा सा लड़का था, उस छोटे से लड़के को आइसक्रीम खानी थी, समझिएगा। तो उसके पास उसका पिगी बैंक था, उस पिगी बैंक में कुछ पैसे जमा थे और आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आज बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, कुछ भी करके आइसक्रीम खाना है। तो वो उस पिगी बैंक को फोड़ देता है और उस पिगी बैंक को फोड़ने के बाद उसमें से कुछ पैसे निकलते हैं। सपोज उसमें से निकलते हैं 20 रुपये, समझना। अब 20 रुपये लेके वो जाता है और एक आइसक्रीम के स्टॉल पे जाता है और उनसे आइसक्रीम मांगता है और वो वहाँ से मेन्यू देखता है। तो मेन्यू में देखता है तो उसकी जो सबसे फेवरेट आइसक्रीम है, मतलब जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता, ऐसी आइसक्रीम जिसके वजह से वो यहाँ पे आया, वो आइसक्रीम 20 रुपये की है, चॉकलेट फ्लेवर। मेरा फेवरेट, शायद आपका फेवरेट, चॉकलेट फ्लेवर उस बच्चे को पसंद है, 20 रुपये की वो आइसक्रीम है। तो फिर वो देखता है कि हाँ उसके पॉकेट में कितना है, तो वो चेक करता है तो उसके पॉकेट में 20 रुपये है और आइसक्रीम भी 20 की है। तो कह रहा है यस आई कैन अफोर्ड इट। बट फिर भी वो पता है क्या करता है, फिर भी वो उस 20 रुपये की आइसक्रीम के लिए ऑर्डर नहीं प्लेस करता है, वो उसे ऑर्डर नहीं करता है। वो ऑर्डर करता है उसके ऊपर वाली आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, जो उसे थोड़ी कम पसंद है। ऐसा नहीं है ना पसंद है, थोड़ी कम पसंद है, पर वो 15 रुपये की है। पता नहीं क्यों ये 5 रुपये वो रखना चाहता है, डोंट नो। पर उसने क्या किया, वो मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर की, मैंगो आइसक्रीम ली, 20 रुपये दिए, 5 रुपये वापस ले लिए और जाके बैठ गया, अपने टेबल पे जाके बैठ गया। वेटर आता है, वेटर मेनू कार्ड लेके जाता है, सब प्रोसेस चलता रहता है। बच्चा आइसक्रीम खा लेता है, वेटर बिल लेके आता है, बच्चा 5 रुपये बिल पे टिप रख के चला जाता है। बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा बच्चा जो 20 रुपए लेके आता है, वो इस 20 रुपए को पूरी तरह खुद के लिए एंजॉय कर सकता है, पर वो पूरा खुद एंजॉय नहीं करके 5 रुपए टिप देता है। आपको पता है इसका कारण क्या है? आपको पता है ये टिप का सिस्टम क्यों है? ये टिप आया इसी स्टोरी से, बहुत पुरानी स्टोरी है, पर ये टिप का सिस्टम क्यों है? दोस्तों अगर कोई आपको हंस के खुशी से खिलाता है ना, तो एक चीज समझ लीजिएगा, प्यार से खिलाए हुए एक निवाला भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। वो वेटर जब आया बच्चे के पास आइसक्रीम का मेन्यू कार्ड लेके, द वे ही हैज ग्रीटेड दैट किड, द वे ही हैज आस्क्ड दैट किड, वो बच्चे को बहुत खुश कर गया। वो बच्चे ने सोचा कि नहीं यार, ये इंसान मुझे खिला रहा है, ये इंसान मुझे खुशी दे रहा है, मुझे इस इंसान को एक्नॉलेज तो करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे इस इंसान के लिए कुछ तो करना चाहिए। मैं माना मैं 20 रुपए की आइसक्रीम खा सकता हूं, पर मेरे पास 20 ही रुपए है, मैं 15 की खाता हूं, मैं 5 रुपए इसको दे के जाता हूं, क्योंकि इसने मुझे खुश किया है ना, मैं इसको वापस खुश करके जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है दोस्तों, और मुझे पता है आप सबका दिल इतना बड़ा है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपके लिए कुछ भी अच्छा करे ना, प्लीज उसकी तारीफ करने से शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत। 50 लाइक और 50 कमेंट्स का टारगेट है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ मांग रहा हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज एक्नॉलेज कीजिएगा, और आज ही नहीं हर रोज एक्नॉलेज कीजिएगा। हर रोज ये टारगेट हमें बढ़ाना है, हर रोज ये टारगेट लाना है। अपने दोस्तों से कहिए कि भाई आ गया एक बंदा, आ गया एक चैनल जहां पे आपको मिलेगा सीए एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। लेके आइए उनको, यहाँ पे पढ़ने दीजिए। आपके घर में कोई भी एज के लोग क्यों ना हो, अगर उनके मन में कहीं पे भी पुरानी छुपी हुई कोई चाह है सीए बनने की, तो क्यों ना उस चाह को पूरा किया जाए। क्योंकि मेरा हमेशा एक ही मानना है कि पढ़ते रहोगे तो सीखते रहोगे, और सीखते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। क्योंकि जिस दिन पढ़ना बंद, सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। इसी के साथ आपसे लूंगा मैं विदा।